अध्याय 22 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1931। कांग्रेस की कार्यकारिणी को 1929 में हुई लाहौर कांग्रेस में ये अधिकार दिया गया था कि वो देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। इस आंदोलन में कर न अदा करना भी शामिल था। इसने विधानसभा के सदस्यों से विधायक पद से इस्तीफा देने का भी आह्वान किया था। 1930 की मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपनी इच्छा से जब और जिस जगह से चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर सकते हैं। गांधी जी जन आंदोलनों के माने हुए विशेषज्ञ थे। वे गंभीरता से जन संघर्ष छेड़ने के लिए प्रभावी तरीका तलाश कर रहे थे। हर प्रकार से न्यूनतम मांगों वाली 31 जनवरी की उनकी चेतावनी भरी मांगों को, जिसमें न्यूनतम मांगों का 11 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया गया था, लॉर्ड इरविन ने अनदेखा कर दिया था। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सविनय अवज्ञा का। फरवरी के अंत में जैसे जैसे गांधी जी ने नमक की बात करनी शुरू की, सत्याग्रह का सूत्र स्पष्ट होने लगा। पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है जिस पर कर लगाकर राज्य करोड़ों को भूख से मार सकती है, बीमार, असहाय और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है। इसलिए ये कर अत्यंत अमानवीय है, अविवेकपूर्ण है, जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। और 2 मार्च को गांधी जी ने वायसराय को अपना पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विस्तार से स्पष्ट किया कि वे क्यों ब्रिटिश राज को अभिशाप मानते हैं। लगातार शोषण करने वाली व्यवस्था कायम करके इसने असंख्य दीनहीन लोगों को दरिद्र बना दिया है। राजनीतिक रूप से इसके कारण हमारी अवस्था भूदासों की ही हो गई है। इसने हमारी संस्कृति की चूलें हिला दी हैं। इसके कारण हमारा आध्यात्मिक अधःपतन हुआ है। इसके बाद गांधी जी ने अपनी भावी कार्य योजना की सूचना दी थी, जैसा कि उनका विश्वास था कि हर सत्याग्रही को करना चाहिए। इस महीने की 11वीं तारीख को मैं आश्रम के अपने कुछ ऐसे सहयोगी कार्यकर्ताओं को लूंगा जिनको मैं ले सकता हूं और नमक कानून तोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे गिरफ्तार करके मुझे ऐसा करने से रोक सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद भी हजारों लोग इस काम को एकदम अनुशासित तरीके से करने के लिए तैयार रहेंगे। इस नमक कानून को तोड़ने में उनको जो भी सजा दी जाएगी उसे भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा कानून जो कानून की पुस्तक में कलंक जैसा है। इसकी योजना बहुत समझदारी से बनाई गई, यद्यपि शुरू में इसकी घोषणा के समय बहुत कम लोगों ने इसके महत्व को समझा था। गांधी जी को साबरमती आश्रम के अपने 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद मुख्यालय से गुजरात के गांव में होते हुए 240 मील की यात्रा करनी थी। उनके इस कार्य के सहयोगियों में भारत के सभी क्षेत्रों और धर्मों के लोग शामिल थे। दांडी में समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी को नमक कानून तोड़ना था। ऊपर से हानि रहित दिखने वाला आंदोलन भयंकर साबित हुआ। भविष्य में होने वाली इस नाटकीय घटना की उम्मीद में लोग हजारों की संख्या में पहले से ही साबरमती आश्रम में एकत्र होने लगे थे। गांधी जी ने अत्यंत मेहनत से लोगों को अपनी योजना समझाई, भविष्य की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, लोगों को अहिंसा का महत्व समझाया और इस बात के लिए उनको तैयार किया कि सरकार से उन्हें किस बात की उम्मीद करनी चाहिए और किस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जहां भी हो सके नमक कानून को लेकर सिविल नाफरमानी शुरू की जानी चाहिए। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दिया जाना चाहिए। यदि हम लोगों में अपेक्षित शक्ति हो तो हम कर अदा करना अस्वीकार कर सकते हैं। वकील अपनी वकालत बंद कर सकते हैं। आम लोग अपने मुकदमे कचहरी तक न ले जाकर उसका बहिष्कार कर सकते हैं। सरकारी नौकर अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। मैं केवल एक शर्त रखता हूं, स्वराज्य पाने की सत्य और अहिंसा की हमारी प्रतिज्ञा का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। सिविल नाफरमानी की ताकत की व्याख्या करते हुए गांधी जी ने कहा, मान लें कि भारत के 7 लाख गांवों में से हर एक से 10 व्यक्ति सत्याग्रह में भाग लेकर नमक कानून तोड़ते हैं। वैसी स्थिति में आपके विचार में ये सरकार क्या कर सकती है? भयंकर तानाशाह भी
आप सोचिए कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध करने वाली विशाल जनसेना को तोप की नली से नहीं उड़ा सकता। यदि आप बहुत थोड़ा सा भी इस काम में लग गए तो हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि बहुत कम समय में हम इस सरकार को थका डालेंगे। गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि किस प्रकार अहिंसा के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें भागीदारी संभव है और इससे सरकार विचित्र असमंजस में फंस जाएगी। 10 मार्च को आश्रम पहुंची जनता की भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था, यद्यपि लड़ाई 1-2 दिनों के बाद आरंभ होने वाली है, कैसे संभव हुआ कि आप बेखटके यहां पहुंच गए? मैं नहीं समझता कि यदि आपको गोली और बम का सामना करना होता तो आप में से कोई भी व्यक्ति यहां दिखाई देता। क्यों? मान लीजिए कि मैं यदि ये घोषणा करता कि मैं हिंसक अभियान आरंभ करने जा रहा हूं, जरूरी नहीं कि इसमें भागीदार लोग बंदूकों से लैस हों, वे लाठी, डंडे और पत्थरों से भी लैस हो सकते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि सरकार मुझे खुला छोड़ देती? क्या इतिहास में आप ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं? चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो अथवा रूस हो, जहां की राज सत्ता ने हिंसापूर्ण विद्रोह को एक दिन के लिए भी बर्दाश्त किया हो। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि सरकार दुविधा और परेशानी में पड़ गई है। अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में लाठी लेकर गांधी जी ने जब ये यात्रा शुरू की तो इस दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि लोगों का मन आंदोलित हो उठा। गांधी जी के आगे बढ़ने का समाचार अखबारों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचने लगा। उनके व्याख्यानों के बारे में हजारों लोगों द्वारा उनका स्वागत करने और यात्रा में उनके साथ हो लेने के विषय में मार्ग में तोरण द्वार आदि बनाकर और उस पर झंडे आदि लगाकर उनके प्रति प्यार जताने के बारे में, जहां से गांधी जी गुजरते थे वहां सड़क के किनारे बैठ चरखा चलाकर उनके प्रति लोगों द्वारा सम्मान जताने के बारे में, गांधी जी के आह्वान पर गुजरात के 300 ग्राम अधिकारियों द्वारा अपने पदों से त्याग पत्र देने के बारे में भी खबरें अखबारों ने प्रकाशित की और समूचे देश को इन गतिविधियों से अवगत कराया। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्याख्यानों के जरिए जनता के सामने इसकी जीवंत तस्वीर पेश की। जब गांधी जी दांडी पहुंचे तब समूचा देश उत्तेजित होकर आशा भरी नजरों से देखने लगा था और गांधी जी द्वारा अंतिम निर्देश की प्रतीक्षा करने लगा था। 1930 को 6 अप्रैल के दिन एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने सिविल नाफरमानी आंदोलन का श्री गणेश किया। ये ऐसा आंदोलन था जो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में आम जनता की भागीदारी की दृष्टि से बेमिसाल था। जिस समय गांधी जी दांडी की तरफ आगे बढ़ रहे थे उस समय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्तरों पर संगठन संबंधी कठिन कामों में व्यस्त थे। स्वयं सेवकों और सदस्यों की भर्ती कर रहे थे, निचले स्तर पर कांग्रेस समितियों का गठन कर रहे थे, कोष एकत्र कर रहे थे और गांव तथा कस्बों में घूम घूम कर राष्ट्रीय संदेश पहुंचा रहे थे। नमक सत्याग्रह की शुरुआत के लिए तैयारियां की गईं, स्थानों का चयन किया गया, स्वयं सेवकों को तैयार किया गया तथा संघर्ष के लिए साधनों का हिसाब लगाया गया। एक बार जब गांधी जी ने दांडी में दमन हाथ में लेकर इसके शुरू होने की रस्म पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह समूचे देश में शुरू हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की और 30 अप्रैल को जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके शिविर में इतने अधिक लोग एकत्र हो चुके थे कि उनकी मदद से ये सत्याग्रह काफी समय तक चलता रहा। मालाबार में वैकम सत्याग्रह के नायक ने नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट से पय्यान्नूर तक की यात्रा की। सत्याग्रहियों का एक दल असम के सिलहट स्थान से बंगाल के नोवाखाली समुद्र तट तक नमक बनाने के लिए पहुंचा था। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिविरम सैनिक शिविरों की तर्ज पर स्थापित किए गए थे तथा सत्याग्रहियों के जत्थे गांव से होते समुद्र तट की तरफ नमक कानून को चुनौती देने के लिए बढ़ते चले गए थे। लौटते समय वे दूसरे दूसरे गांवों से होते हुए आए थे। नमक कानून भंग करने पर सरकार गांधी जी को गिरफ्तार करने में असफल रही।
स्थानीय स्तर के नेताओं ने इसको अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और लोगों को ये समझाकर प्रभावित किया कि हम लोगों से सरकार भयभीत हो गई है और ये कि जब से नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है सरकार गायब हो गई है, ये कहीं जाकर छिप गई है और गांधी जी की सरकार कायम हो गई है। 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके जवाब में मद्रास, कलकत्ता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए। पेशावर यानी पश्चिमोत्तर प्रांत में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिली, जहां कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खां वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्दी के नाम से जाने जाते थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। उस जमाने में उनके काम की वजह से जो माहौल बना था, पेशावर में जन उभार के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ था, जिसके कारण एक सप्ताह से भी अधिक समय तक पेशावर पर आम लोगों का नियंत्रण रहा। पेशावर की घटनाएं इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण थी कि गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे ये बात साफ होती जा रही थी कि सरकार द्वारा खेला गया जुआ उसके लिए फायदेमंद नहीं हुआ। सरकार ने सोचा था कि यदि आंदोलन में हस्तक्षेप न किया गया तो ये अपने आप टाएं टाएं फिस हो जाएगा और गांधी जी की नमक की रणनीति का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वस्तुतः सरकार को पता ही नहीं था कि इस आंदोलन के प्रति वो क्या रास्ता अपनाए और जैसा कि गांधी जी ने अनुमान लगाया था, सरकार दिग्भ्रमित और भौचक्की रह गई थी। सरकार जिस दुविधा में फंसी थी उसे उस दुविधा में डालने के लिए ही गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके के सविनय अवज्ञा आंदोलन की रणनीति बनाई थी। सरकार जबरदस्त संकट में थी, इसको दबाने में संकट और न दबाने में भी संकट, यानी कि यदि सरकार उस आंदोलन को नहीं दबाती तो खुलेआम उसके कानून की धज्जियां उड़ जाती। इससे प्रशासन की ताकत कमजोर होती है और जनता पर पकड़ ढीली होती है। लेकिन यदि सरकार इसका दमन करती है तो लोगों की निगाह में इसकी एक नृशंस और जन विरोधी सरकार की छवि बनती है। ऐसी सरकार जिसने शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए हिंसक तरीका अख्तियार किया है, यदि हम कुछ ज्यादा कहें तो कांग्रेस चिल्लाकर कहेगी दमन हो रहा है, और यदि हम नाम मात्र का प्रतिरोध करें तो कांग्रेस कहेगी हम जीत गए। मद्रास के एक सरकारी अधिकारी ने 1930 में अपनी दुविधाग्रस्त स्थिति को व्यक्त करते हुए ये बात कही थी। दोनों ही स्थितियों में ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व को धक्का लगना था। तेजी से फैलते हुए आंदोलन के कारण सरकार को अपने चेहरे पर पड़ी प्रजा वत्सलता का नकाब उठाना पड़ा और उसने फौज का इस्तेमाल किया। अधिकारियों, गवर्नरों तथा सैनिक अधिकारियों की ओर से दबाव पड़ने लगे थे। अंततः 4 मई को वायसराय ने आदेश जारी किया कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए। गांधी जी ने ऐलान किया था कि धरासना नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों को लेकर वे धावा बोलेंगे और इस तरह वे अपना नमक कानून तोड़ने का काम जारी रखेंगे। इस प्रकार प्रशासन को मजबूर होना पड़ा, लेकिन गिरफ्तारी के समय का चुनाव बहुत गलत था। न तो इससे सरकार को वो लाभ मिला जो शुरू में ही प्रहार करने पर मिला होता और गांधी जी को आंदोलन में तेजी लाने से रोक दिया होता, न इसे सरकार की इस नीति को सफलता मिली कि ये तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, जिसका सरकार को फायदा मिलेगा। आंदोलन में तीव्रता आने के बाद नतीजा उल्टा हुआ और इससे गतिविधियों में और तेजी आ गई। ये सरकार के लिए बेशुमार परेशानियों का कारण बना। गांधी जी की गिरफ्तारी का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। बंबई में लोगों की बहुत बड़ी भीड़ सड़कों और गलियों में निकल आई। ये भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसमें रेलवे और सूती मिलों में काम करने वाले मजदूर हजारों की संख्या में जमा थे। कपड़ा व्यापारियों ने 6 दिन की हड़ताल रखी। दिल्ली और कलकत्ता में पुलिस के साथ टकराव हुए और गोली भी चली, लेकिन महाराष्ट्र के शोलापुर नगर में इसकी प्रक्रिया सबसे उग्र थी। इस कस्बे में सूती मिल मजदूरों की तादाद बहुत अधिक थी। 7 मई से वे हड़ताल पर चले गए तथा कस्बे के अन्य नागरिकों के साथ मिलकर उन लोगों ने शराब की दुकानें जलाईं
और उन सभी प्रतिष्ठानों पर आक्रमण के लिए निकल पड़े जो सरकार की शक्ति के प्रतीक थे, यानी रेलवे स्टेशन और नगर पालिका के भवन आदि। उन लोगों ने कस्बे पर कब्जा कर लिया और लगभग एक समानांतर सरकार कायम कर ली और 16 मई को मार्शल लॉ लागू करने के बाद ही इसको समाप्त किया जा सका। लेकिन बहादुरी का अहिंसात्मक तरीका ही ऐसी चीज थी जिसकी तरफ जैसे जैसे नमक सत्याग्रह अधिक शक्तिशाली रूप धारण करता गया, लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। 21 मई को सरोजिनी नायडू, जिनको अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, गांधी जी के अफ्रीका संघर्ष के दिनों के दोस्त इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर इनका नेतृत्व करते हुए उस घेरे की तरफ दृढ़ता पूर्वक बढ़े जो धरासना नमक कारखाने की रक्षा के लिए बनाया गया था। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे वैसे ही लोहे की मूठ वाली लाठी लेकर पुलिस आगे बढ़ी और निहत्थे सत्याग्रहियों पर तब तक लाठी बरसाती रही जब तक कि घायल होकर वे जमीन पर गिर नहीं पड़े। घायलों को वहां से हटाने का काम उनके अन्य सत्याग्रही साथियों ने किया और उनकी जगह दूसरा जत्था आगे बढ़ा। उनके साथ भी वही हुआ और यही क्रम आगे तक चलता रहा। इसी तरह जत्थे के बाद जत्था आगे बढ़ता रहा। थोड़े समय बाद उस घेरे को तोड़ने के बजाय लोग रास्ते में बैठ जाते थे और पुलिस की लाठियों की प्रतीक्षा करते थे। रक्षा के लिए किसी ने अपना हाथ तक नहीं उठाया और 11 बजे दोपहर तक, जबकि छाया में तापमान 46 डिग्री फ़ारेनहाइट था, 320 लोग घायल हो चुके थे और 2 लोग अपने प्राण गंवा चुके थे। अमरीकी पत्रकार मिलर ने इसका ब्यौरा दिया है। उसके ब्यौरे में भारतीय राष्ट्रवाद की खुशबू है जिसे कई देशों तक उसने पहुंचाया था तथा उसके द्वारा सत्याग्रहियों के शौर्य प्रदर्शन के विवरण ने अत्यंत प्रभावशाली तरीके से ये स्पष्ट किया कि अहिंसात्मक प्रतिरोध कोई कायरों का काम नहीं है। उसके विवरण का संक्षेप इस प्रकार है। 21 देशों में समाचार भेजने के अपने कार्यकाल के 18 वर्षों के दौरान मैंने असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट और विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। नमक सत्याग्रह के नए रूप को जनता ने बड़ी उत्सुकता से अपना लिया और देखते देखते ये जन आंदोलन में बदल गया। बंबई के बाहरी किनारे पर स्थित बडाला में नमक के कारखानों पर धावा बोला गया। 1 जून को 15,000 लोगों की भीड़ ने सामूहिक कार्यवाही कर डाली। ये कार्यवाही पूर्ववर्ती कार्य की परिणति थी। ये लोग बहादुरी से पुलिस को चुनौती देते हुए घेरा तोड़कर वहां से नमक ले गए। कर्नाटक में 10,000 लोगों ने सैनिकट्टा नमक कारखाने पर धावा बोला और लाठियां तथा गोलियां खाईं। मद्रास में नमक कानून तोड़ने की वजह से जनता और पुलिस के बीच टकराव हुए और 23 अप्रैल को समुद्र के किनारे विरोध जताने के लिए जनसभा आयोजित की गई। इस प्रदर्शन में जनता को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियों तथा गोलियों का प्रयोग किया था और 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा शहर नस्ली आधार पर 2 हिस्सों में बंट गया। यहां तक कि उदार से उदार व्यक्ति ने भी इसकी निंदा की तथा वो राष्ट्रवादी कांग्रेसियों का समर्थक बन गया। आंध्र प्रदेश में महिलाओं के जत्थे मीलों चलकर नमक कानून को चुनौती देने पहुंचे थे और बंगाल में पुराने गांधीवादी आश्रमों में नगरों से बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के आने से फिर से जान आ गई। इससे मिदनापुर के इलाके में नमक सत्याग्रह काफी समय तक चलता रहा। इसके साथ दूसरे इलाके में भी नमक सत्याग्रह चलाया गया। उड़ीसा में बालासोर, पुरी और कटक जिले गैर कानूनी तौर पर नमक निर्माण के मुख्य केंद्र बने रहे। इस दौर में राजसत्ता को दी जाने वाली अनेक प्रकार की चुनौतियों को बढ़ावा देने के लिए नमक सत्याग्रह ने प्रारंभ में उत्प्रेरक का काम किया। गिरफ्तारी के पहले ही गांधी जी ने जोरदार तरीके से विदेशी कपड़ों तथा शराब के बहिष्कार का आह्वान किया था। उन्होंने महिलाओं से विशेष रूप से इसमें अग्रगामी भूमिका निभाने के लिए कहा था। गांधी जी ने एक बार कहा था, महिलाओं को कमजोर कहना उनका अपमान है, ये पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है। और 1930 में भारत की महिलाओं ने विशेष रूप से ये दिखा दिया कि वे शक्ति और सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हैं। जो महिलाएं अकेले कभी अपनी देहरी से बाहर नहीं निकली थीं, जो पर्दे में रही थीं, वे युवा माताएं और विधवाएं और अविवाहित लड़कियां
अक्सर सवेरे से लेकर शाम तक शराब की दुकानों के सामने तथा विदेशी कपड़ों की दुकानें और नशीले पदार्थों की दुकानों के आगे धरना दिए नजर आती थी। उस समय यह दृश्य बहुत सामान्य था। वे चुपचाप लेकिन दृढ़तापूर्वक लोगों से यानी ग्राहकों से आग्रह करती थी कि वे अपना दृष्टिकोण बदलें। विदेशी कपड़ों तथा शराब के बहिष्कार में छात्रों और नौजवानों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए बंबई में व्यवसाय वाले इलाकों में नियमित रूप से कांग्रेस के संतरियों को नियुक्त किया जाता था कि वे देखें कि कोई भी व्यापारी या विक्रेता विदेशी सामान के बहिष्कार के सत्याग्रह का उल्लंघन न करे। इस बहिष्कार को क्रियान्वित करने में व्यापारियों के संगठन खुद भी काफी सक्रिय थे। कई मिल मालिकों ने विदेशी धागे का इस्तेमाल बंद कर दिया और शपथ ली कि वे ऐसा कोई मोटा कपड़ा नहीं बनाएंगे जिसकी स्पर्धा खादी से हो। जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया उस पर संघ या संगठन की ओर से दंड लगाए गए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। कांग्रेस ने उनको काली सूची में रखा तथा उनकी दुकानों के सामने धरने दिए गए। शराब के बहिष्कार के कारण आबकारी शुल्क कम हो गया। इससे सरकारी राजस्व को काफी नुकसान पहुंचा। इस आंदोलन ने एक और तरह के जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया और ताड़ी के वृक्षों का सिर लोगों ने काट डाला। शराब और नशीली चीजों के बहिष्कार का कारण भारतीय जनता के बीच वो लोकप्रिय परंपरा थी जिसमें मदिरा न पीने को गुण माना जाता था और उस व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस परंपरा की गहरी जड़ों को इस तथ्य को से समझा जा सकता है कि जो भी नीची जाति के लोग जातिगत सोपान में ऊपर उठना चाहते हैं तो शराब छोड़कर ऊंची जाति के होने की अपनी हैसियत कायम करने की कोशिश करते हैं, मांस खाना भी छोड़ देते हैं। इस अध्याय का शेष भाग सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।